चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू किया जाए। हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया था बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर, मतलब नामकरण की द्विनाम पद्धति हमने पढ़ लिया है। नामकरण की द्विनाम पद्धति पढ़ लिया है हम लोगों ने। किसने दिया था ये द्विनाम पद्धति? पेज पलट रहे हो, याद नहीं आ रहा? कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसके अनुसार बच्चों, नाम के कितने हिस्से होने चाहिए? दो हिस्से होने चाहिए। नाम के कितने हिस्से होने चाहिए? दो हिस्से होने चाहिए। जैसे राणा टिग्रीना, राणा टिग्रीना। राणा टिग्रीना किसका नाम है? वेरी गुड, मेढक। राणा टिग्रीना मेढक का जूलॉजिकल नाम, ठीक है, या ये कहें कि मेढक का वैज्ञानिक नाम है। और क्या करना चाहिए इसमें? इसमें दो हिस्से होने चाहिए। पहला वाला जीनस नेम या जेनेरिक नेम होगा, दूसरा वाला स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज का नाम होगा। जो जेनेरिक नेम होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जो स्पीसीज का नाम होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। अगर प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये दोनों क्या होंगे? इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। ठीक, यहां तक क्लियर है सबको? जेनेरिक नेम हमेशा संज्ञा होगा, जेनेरिक नेम हमेशा संज्ञा होगा, मतलब पर्सन प्लेस और थिंग के नाम पे रखा जाएगा। स्पीसीज नेम को ध्यान देने के लिए, रखने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नियम बताए गए हैं कि स्पीसीज नेम क्या क्या रखा जा सकता है। वो जगह का भी नाम हो सकता है, वो उसकी सिमिलरिटी को भी शो कर सकता है, सादृश्यता के आधार पर भी रख सकते हैं, इत्यादि इत्यादि चीजें बात हो चुकी हैं। ठीक है, समझ में आ चुका है? यहां तक तो बहुत तेजी से मैंने दोहराया क्योंकि ये दोहरा रहे थे। मुझे लगता है कि आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। आज हम लोग एक छोटे सी बात करेंगे ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर। उसके बाद आगे चलेंगे, नया चैप्टर भी शुरू करना है। तो पहला हेडिंग डाल लो, ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल, नामकरण की त्रिनाम पद्धति, नामकरण की त्रिनाम पद्धति, नामकरण की त्रिनाम पद्धति। ये क्या चीज भाई? ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसमें होता ही है भैया कि किसी भी नाम के तीन हिस्से होते हैं, किसी भी नाम के तीन हिस्से होते हैं। बाइनोमियल में क्या होता है? नाम के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। ट्राइनोमियल के क्या होते हैं? तीन हिस्से होते हैं। सुनाई दिया आप लोगों को? दोहराएंगे आप लोग? नाम के कितने हिस्से होते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में? नॉमन चार। बताओ बच्चों, नाम के कितने हिस्से होते हैं ट्राइनोमियल्स में? तीन। वेरी गुड। नाम के कितने हिस्से होते हैं? तो यहां लिख लीजिए, इस नामकरण, इस नामकरण की शुरुआत, शुरुआत हक्सले, HUXELEY, XLEY एंड स्ट्रिकलैंड, STRICK, स्ट्रिकलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिकों ने किया था। किया था और क्या किया? इस नामकरण की इस पद्धति के अनुसार, नामकरण की इस पद्धति के अनुसार किसी भी जंतु के वैज्ञानिक, किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम के तीन हिस्से होंगे। नामकरण की इस पद्धति के अनुसार
किसी जीव के वैज्ञानिक नाम के तीन भाग होंगे। बेटा हमने पढ़ लिया था, पहला दूसरा भाग हमने पढ़ लिया है और तीसरा भाग नाम का हम बताने वाले हैं। पहला भाग आप लोगों की समझ से क्या हो सकता है, जीव के नाम के तीन भाग होंगे, ठीक है। दो भाग हम लोग पढ़ चुके हैं बाइनोमियल्स में, कौन कौन से होते हैं भाग, वो नाम बताएंगे आप लोग। किसी जीव के वेरी गुड, जीनस नेम और स्पीसीज नेम तो दो हो गए, वेरी गुड। जीनस नेम, इसको दूसरा क्या कह सकते हैं, जेनेरिक नेम कह सकते हैं ना। यस सर। इसको वंश का नाम कह सकते हैं हिंदी में, ठीक। इसको क्या कहते हैं, स्पीसीज नेम, और क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक नेम, और क्या कह सकते हैं, जाति का नाम हिंदी में, ठीक है। ये तीन चीजें समझ में आ रही हैं। आगे अब स्पीसीज के बाद आएगी सब स्पीसीज। स्पीसीज के बाद जो तीसरा हिस्सा होगा वो क्या होगा, सब स्पीसीज का होगा। तीसरा हिस्सा क्या होगा, सब स्पीसीज का होगा। सब स्पीसीज या सब स्पेसिफिक नेम, या उपजाति का नाम। यह है ट्राइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ट्राइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को हक्सले और स्ट्रिकलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था, पॉइंट 1। दूसरा, इसमें वैज्ञानिक नाम के तीन हिस्से हो जाते हैं, पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम, और तीसरा सब स्पेसिफिक नेम। जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज का नाम, जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज का नाम हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया भैया। कोई इसका उदाहरण बता सकता है, हाँ क्यों नहीं। इसका अगर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ई डॉट जी डॉट का मतलब फॉर एग्जाम्पल, ग्रीक भाषा में है दिया हुआ, इसका मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया। कई बार बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं, इसका क्या मतलब होता है, एग्जाम्पली ग्रेटिया, उदाहरण के लिए। इसका मतलब होगा उदाहरण के लिए हिंदी में। आगे ह्यूमन, ह्यूमन का क्या है वैज्ञानिक नाम, ह्यूमन का होमो सेपियंस, फिर एक बार और सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। इसमें होमो क्या है, जीनस नेम, होमो क्या है, जीनस नेम, सेपियंस क्या है, स्पीसीज नेम, और दूसरा सेपियन क्या है, सब स्पीसीज नेम, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। समझ में आ गया, आया था समझ में। यस सर। बहुत मॉर्निंग में होने से क्या आप लोग सो जा रहे हैं क्या, जगह हैं, चलो ठीक है बेटा। जैसे ही कुछ पूछा जाए प्रॉम्प्टली रिप्लाई करेंगे आप लोग, लिखिए फटाफट, आगे चलते हैं आज। हो गया, मिटा दें, हाँ बेटा।
हो गया सर। हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे वानस्पतिक उद्यान या बोटेनिकल गार्डन। वानस्पतिक उद्यान या बोटेनिकल गार्डन। वानस्पतिक उद्यान या बोटेनिकल गार्डन। बच्चों, वानस्पतिक उद्यान किसे कहते हैं या बोटेनिकल गार्डन किसे कहते हैं, ये जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि गार्डन किसे कहते हैं। आप लोग घर में थोड़े बहुत पौधे लगे हुए हैं? हाँ बेटा कृष्णा बोलो। यस सर। कृष्णा आप कुछ कह रहे हैं? चलिए, गार्डन किसे कहते हैं? सेजल। जिसमें कुछ पौधों को उगाया जाए, सामान्यतया घरों में जिसमें कुछ पौधों को उगाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? गार्डन या उद्यान कहेंगे। गार्डन या उद्यान कहेंगे। अब उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? सुंदरता हो सकती है, प्रकृति को संरक्षित रखना हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं जो घरों में उगाया जाता है, या फिर उसके प्रोडक्ट को खाने के लिए उगाया जाए, इस तरह की चीजें होती है, उसे उद्यान कहेंगे। बोटेनिकल गार्डन किसे कहते हैं? तो देखिए, मनुष्य द्वारा बनाया गया वह प्राकृतिक स्थान, मनुष्य द्वारा बनाया गया वह प्राकृतिक स्थान जिसमें पौधों को उगाया जाता है, पौधों तथा पेड़ों को उगाया जाता है, और उन पौधों तथा पेड़ों का उपयोग रिसर्च के लिए, जानकारी बढ़ाने के लिए किया जाता है, पौधों को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के उद्यान को वनस्पतिक उद्यान कहते हैं। फिर से सुन लो, लिख लेते हैं, साथ में लिख लेते हैं। मनुष्य द्वारा बनाए गए ऐसे उद्यान जिनमें पौधों को रिसर्च यानी अनुसंधान तथा अध्ययन, अनुसंधान की अंग्रेजी होती है रिसर्च, तथा अध्ययन स्टडी, एवं अनुसंधान तथा अध्ययन के उद्देश्य से संरक्षित रखा जाता है, यहां संरक्षित जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, संरक्षित रखा जाता है उन्हें वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। उन्हें वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। उन्हें, अब बोटेनिकल गार्डन लिख देना, बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। उन्हें बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मनुष्य द्वारा बनाए गए ऐसे उद्यान जिनमें पौधों को अनुसंधान एवं अध्ययन के लिए संरक्षित रखा जाता है। संरक्षित यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द है, बताता हूं क्यों। उन्हें बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। संरक्षित का मतलब बेटा, हो सके बाहर रहते, गार्डन के बाहर अगर उन्हें उगा दिया जाता तो हो सके उन्हें जंतु चर जाते, या प्रकृति की मार से वो सूख सकते थे, गर्मी से सूख जाते, या बाढ़ आती तो सड़ जाते। इस तरह की चीजों से उनको क्या किया जाता है? संरक्षित रखा जाता है ताकि वो नष्ट भी ना हो। तो बोटेनिकल गार्डन से लाभ क्या हुआ? एक तो अनुसंधान में फायदा मिल गया, दूसरे पढ़ाई भी हो सकी बच्चों की, और तीसरा पौधे संरक्षित भी रखे गए। ये 3 फायदे भी हैं उनके। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। लेकिन हमें यह बताइए कि बोटेनिकल गार्डन और उद्यान में क्या फर्क रह गया?
उद्यान का मतलब है उद्यान में हम क्यों लगाते हैं पौधे? पूजा पाठ के लिए फूल मिल जाते हैं, सुंदरता दिखाई देती है, अच्छा दिखते भी हैं, और उनके जो फल मिलते हैं वो भी हमारे उपयोग में आ जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि हम सिर्फ अपने भोज्य पदार्थों के लिए, अपने कार्य के लिए उसे उगाते हैं। कहीं भी सामान्य उद्यान का यह उद्देश्य नहीं होता है कि उसका उपयोग अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए किया जाए या पौधों के संरक्षण के लिए किया जाए। ठीक है, क्या आप अपने गार्डन में पौधों को इसलिए उगाते हैं कि उनको संरक्षित करके रखा जाए? ऐसा होता है कभी? No, sir. इसीलिए सामान्य गार्डन और बोटेनिकल गार्डन में फर्क होता है। सामान्य गार्डन और बोटेनिकल गार्डन में फर्क होता है। बोटेनिकल गार्डन का एकमात्र उद्देश्य होना है अनुसंधान एवं स्टडी के साथ साथ संरक्षण। अनुसंधान स्टडी के साथ साथ संरक्षण करना पौधों का। ठीक है, और बेटा जहां भी बोटेनिकल गार्डन बनेगा वहां पर रेफरेंस के लिए दो चीजें और होंगी। क्या क्या? पहला होगा हर्बेरियम और दूसरा होगा एक लाइब्रेरी। अगर कोई अच्छा बोटेनिकल गार्डन है, अभी अपने सागर विश्वविद्यालय का जो बोटेनिकल गार्डन है बच्चों, वो रॉयल बोटेनिकल गार्डन से एफिलिएटेड है, क्यू इंग्लैंड से। समझ रहे हो? इतना बड़ा। कभी सागर विश्वविद्यालय के बोटेनिकल गार्डन गए हैं आप लोग? थोड़ा बड़े हो जाइए, थोड़ा बड़े हो जाइए, या स्कूल वाले ले जाए तो अलग बात है। जब वहां जाएंगे तो आपको मिलेगी क्या? अनुसंधान के लिए, स्टडी के लिए कैसे पौधों को रखा गया ये आप देख सकेंगे। दुनिया जहान के पौधे रखे गए हैं, चीड़ का भी पौधा रखा गया है जो कि पहाड़ों में पाया जाता है। ठीक है, कॉफी का पौधा रखा गया है। यहाँ तो काफी उगती नहीं है लेकिन फिर भी वहां काफी संरक्षित करके रखी गई है। तो ये डेफिनेशन लिख लिया है आपने? बोटेनिकल गार्डन में रेफरेंस यानी कि हेलो बच्चे, सुनाई दे रहा है? बोटेनिकल गार्डन में संदर्भ के लिए, संदर्भ का मतलब रेफरेंस, REFERENC, इन्होंने रेफरेंस के लिए एक हर्बेरियम तथा एक लाइब्रेरी अवश्य होती है। तथा एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय हिंदी में लिखिए भाई, अवश्य होती है। पुस्तकालय तथा एक लाइब्रेरी अवश्य होती है। जानते हैं भारत का सबसे बड़ा जो बोटेनिकल गार्डन है वह है सुभाष चंद्र बोस नेशनल बोटेनिकल गार्डन, कोलकाता, हावड़ा में, सीपुर कोलकाता। और जो विश्व का है बेटा वो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड। दो चीजें आप लोगों को लिखना सही रहेगा। पहला है विश्व का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन, विश्व का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड। क्यू जगह का नाम है बेटा, KEW जगह का नाम है। और इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड देश है, इंग्लैंड देश है। कहां पर है इंग्लैंड? दमों के आगे? Sir. कुछ बच्चे तो हाँ बोल रहे हैं। No, sir. इंग्लैंड यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। तो एशिया में तो हो ही नहीं सकता बेटा, दमों तो एशिया का है, भारत का ही हिस्सा है, मध्य प्रदेश में सागर के आगे का जिला। चलो, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, विश्व का
सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कौन सा है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा, सर जगदीश चंद्र बोस, रुको पहले लिख लें, भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन, इंडियाज लार्जेस्ट सर जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन या नेशनल बोटेनिकल गार्डन, शिवपुर, हावड़ा, कोलकाता। ठीक है, पहले उसका नाम था इंडियन बोटेनिकल गार्डन, अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है सर जगदीश चंद्र बोस राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान, शिवपुर, कोलकाता। इंग्लिश में लिख लेते हैं अपन, सर जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस को जानते हैं आप लोग? Yes, sir. मैं पहले बता दे रहा हूं, इनका सुभाष चंद्र बोस से कोई संबंध नहीं। जगदीश चंद्र बोस कौन थे? कौन थे जगदीश चंद्र बोस, जानते हो? सर जगदीश चंद्र बोस नेशनल बोटेनिकल गार्डन शिवपुर, कोलकाता, बता रहे हैं इनके बारे में, NTIONAL, नेशनल बोटेनिकल गार्डन शिवपुर, कोलकाता। ठीक है, शिवपुर जगह का नाम है, शिवपुर, कोलकाता। जगदीश चंद्र बोस को आप लोग सुने होंगे, उन्होंने ही प्रूफ किया था कि पौधे भी जीवित प्राणी हैं। पौधे भी क्या है? जीवित प्राणी होते हैं। इन्होंने बनाया था रेजोनेंस रिकॉर्डर, रेजोनेंस रिकॉर्डर क्या बनाया था इन्होंने? सेजल आप बोल रही हैं लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा। फिर से बोलिए सेजल, माइक ऑन करके जोर से बोलिए, हो सके आवाज आए। नो सेजल, कुछ समस्या है आपकी माइक में आज। कोई और बता सकता है जगदीश चंद्र बोस ने क्या सिद्ध किया था? मैंने अभी भी बताया, पौधे जीवित प्राणी होते हैं। ठीक है, क्या बनाया था उन्होंने? रेजोनेंस रिकॉर्डर, रेजोनेंस रिकॉर्डर। सही है, सबको सबको पता है? हाँ नेशनल बोटेनिकल, BOTANICAL, बोटेनिकल, नेशनल बोटेनिकल गार्डन शिवपुर, कोलकाता। आगे लिखो, हेडिंग लिखो हर्बेरियम। मिटा रहे हैं बेटा? मिटा देना इसे। चलो हर्बेरियम, हेडिंग के लिए हर्बेरियम। बच्चों पहले हर्बेरियम शुरू करने से पहले यह बता दूं कि हर्बेरियम क्या चीज होता है। हर्बेरियम जैसा आप लोग प्रैक्टिकल की फाइल बनाते हो ना, फाइल जो टैग वाली होती है, ध्यान दिया है? प्रैक्टिकल वाली फाइल बनाया है आप लोगों ने, जो टैग वाली फाइल होती है जिसमें कागज लगते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे एक कागज इधर रूलदार लगा देते हैं। Yes, ध्यान दिया है आपने? ऐसा फाइल बनाया है आपने? बस, तो इसके एक पेज सादा वाले कागज को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आप कभी जंगल में गए बेटा, कहाँ गए आप लोग? जंगल में गए, जंगल में। फॉरेस्ट ट्रिप पर। ठीक है, आप कभी फॉरेस्ट ट्रिप पे गए,
वहां आपको कुछ पौधे मिले लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, कुछ पौधे मिले और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आप उसे लेकर के आएंगे, उसे लेकर के आएंगे। तो कैसे पैक करेंगे उसको? सबसे पहले पैक, जैसे ही पौधे को देखेंगे पहचान पाए तो ठीक है, तो उसे डायरी में नोट करेंगे। नहीं पहचान पाए तो उसे सबसे पहले प्लास्टिक के बैग में, प्लास्टिक की झिल्ली, पॉलिथीन नहीं आती, पॉलिथीन आती है ना, उसी तरह की पॉलिथीन के बैग में, जैसे सॉक्स वगैरह रख के नहीं पॉलिथीन आती हैं, या कपड़ों के जो पॉलिथीन आती है उसी तरह के पॉलिथीन के बैग में, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में पैक करेंगे। प्लांट को पहचानने की कोशिश किए, आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं पहचान पाए तो उसे पॉली बैग में भर लेंगे। पॉली बैग में भर करके उसके अंदर क्या डाल देंगे? उस पॉली बैग में चिट डाल देंगे। किससे लिख के? पेंसिल से लिख के। समझ नहीं पा रहे, मैं कैसे बताऊं? रुको, मिटा दो। ये बताओ बच्चों, क्या जरूरी है कि सारे पौधे जो हम लोग देखते हैं हम सब उसके नाम को जानते रहें? नो सर। नहीं जानते हैं, ठीक है। हम अगर कभी जंगल में जाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि जिन पौधों को नहीं पहचान पाते हैं उसको कलेक्ट करके अपने साथ लेबोरेटरी में या अपने टीचर के पास लेकर के आए, अपने टीचर के पास लेकर के आवे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जब पौधे की पत्ती को तोड़ेंगे, पत्ती नहीं तोड़ते पूरा, पूरा एक छोटी टहनी तोड़ते हैं, एक पूरी छोटी टहनी तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार पत्तियों से कंफ्यूजन हो सकती है, कई बार पत्तियां देखने में एक दूसरे के समान होती हैं, परंतु जब हम टहनी पूरी तोड़ते हैं, पूरी एक टहनी तोड़ करके, ट्विग जिसे बोलते हैं, TWIG ट्विग, उसे तोड़ करके ले करके बैग, पॉली बैग में रख देते हैं, पॉली बैग में रख देते हैं ताकि उसे लेकर के आया जा सके। अब बहुत सारा, आप जब जंगल गए तो एक पत्ती तो लेके आएंगे नहीं, एक टहनी तो लेके आएंगे नहीं, ऐसे बहुत सारे पौधे होंगे जो आप नहीं पहचानते हैं। जब नहीं पहचानते हैं तो क्या करेंगे? आप ले करके सबके लिए एक एक पैकेट बना लेंगे, एक एक पॉलिथीन का पैकेट बना लेंगे और एक बड़ी पॉलिथीन के पैकेट में उसे डाल देंगे। ठीक, हर पैकेट में आपको कंफ्यूजन न हो, क्या लिख देंगे? एक कागज की सीट पर, जैसे एक पैकेट ले लिया आपने, सपोज करो ये एक पॉलिथीन की सीट ले लिया, इसमें आपने एक पौधा रख दिया है, एक पौधे की टहनी रख दिया है। अब बेटा ये पौधे की टहनी आपने रख दी, इसमें फिर क्या करना होगा? जब तक आप ले करके अपने लेबोरेटरी तक आएंगे या प्रयोगशाला तक आएंगे तब तक आप भूल भी सकते हैं इसको कि ये क्या था, कैसा था। तो आप क्या करेंगे? एक कागज की पर्ची काटेंगे या टिकट काटेंगे छोटा सा, उस पर पेंसिल से लिखेंगे। क्यों पेंसिल से लिखेंगे? क्योंकि इसमें ट्रांसपीरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। तो जब आप देखते हैं कि पौधों को किसी प्लास्टिक में पैक किया जाता है तो उसमें पानी की बूंदें लग जाती हैं, पौधों को किसी प्लास्टिक में पैक किया जाता है तो पानी की बूंदें लग जाती हैं, लगती है ना? कभी देखा आपने पौधों को पैक करके? यस सर। तो पानी की बूंदें लग जाएंगी। अगर हम पेन से या जेल पेन से लिखे रहेंगे तो हो सके कि वो मिट जाए या बह जाए, इंक तो बह सकती है। इसीलिए क्या करते हैं, इसके अंदर एक पर्ची काट के डाल देते हैं, एक पर्ची काट के पेंसिल से लिखते हैं, उसमें क्या डेट लिखते हैं, फिर क्या डाल देते हैं, जगह डालते हैं, प्लेस, डेट लिखते हैं, प्लेस लिखते हैं, और कुछ उसके स्पेशल कैरेक्टर जो उसे पहचानने में आपको मदद करें, स्पेशल कैरेक्टर्स को लिख लेते हैं। और इसको एक सीरियल नंबर 1 दे देंगे। मान लो पहले नंबर पे खो जाए तो सीरियल नंबर 1 दे देंगे। देखिए जूम करके दिखा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 दे देंगे इसे। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इस एक सीरियल नंबर को अपनी डायरी में भी नोट करेंगे। एक सीरियल नंबर पर क्या लिखा है उसकी डायरी में भी नोट कर देंगे। ठीक, ये पॉलिथीन बैग में जाएगा, ये आपके बैग में जाएगा, ये पॉलिथीन बैग में जाएगा और ये कहां जाएगा? आपके बैग में डायरी में नोट होगा। समझ में आ रही है बात यहां तक? नहीं समझ में आया? यस सर। क्यों बाकी लोग? कृष्णा, लक्ष्मी, सेजल, आज तो सेजल का माइक काम नहीं कर रहा, उसकी आवाज ही नहीं आ रही।
चलो, तो इसको, ये प्लास्टिक में जाएगा, पॉलिथीन में जाएगा, और ये जाएगा आपके डायरी में। फिर बच्चों क्या करेंगे, जब उसे लेकर के आ जाएंगे अपनी लेबोरेटरी में, या जहां पे रुके होंगे पहले वहां पर, जंगल में जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जंगल अपने लेबोरेटरी के नजदीक हो, कहीं पे भी रहेगा। फिर क्या करेंगे, उसे अखबार में बीच में दबाएंगे ताकि वो सीधा रहे। अखबारों में बीच में दबा करके रखें। ध्यान देना, अखबार में बीच में दबाने ऐसे ही दबाना है। कभी फूल को दबाया है किताब के बीच में, फूल को किताबों के बीच में दबाया है? यस सर। बिल्कुल वैसे ही सारी पत्तियों को खोल के अखबार के बीच में लगाते चले जाएंगे। स्टैंडर्ड होता है ब्लॉटिंग पेपर, लेकिन चूंकि हम लोग हैं, हम लोग सस्टेनेबल यूज करते हैं हर चीज का। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले पुराना न्यूज़पेपर साथ में लेकर जाते हैं, जंगल जाते हैं तो जैसे ही पत्ती मिली उसको पॉलिथीन में डाला, फिर कहीं होटल वगैरह में रुके हैं या कहीं कैंप में लगाए हैं, वहां जा करके एक एक पत्ती, एक एक पैकेट को निकालेंगे, उसमें से पत्तियां निकालेंगे, पूरा ट्विग निकालेंगे और उसे सही से किताब के बीच में दबा देंगे। किताब कह रहे हैं, अखबार के बीच में दबा देंगे ताकि वो फैलकर सीधा हो जाए, फैलकर सीधा हो जाए। और उस पर वही सीरियल नंबर, और उस अखबार पर क्या करेंगे, वही सीरियल नंबर डाल देंगे। यहां तक बात क्लियर है? यहाँ एंट्री हो चुकी है, यहाँ एंट्री हो चुकी है, फिर जब वो अखबार में ट्रांसफर हुआ तो उसके ऊपर भी एक नंबर डालेंगे ताकि पता चले कि वो क्या था। यहाँ डाल दिए। फिर उसको क्या करेंगे, एक प्लांट प्रेस आता है बच्चों, प्लांट को दबाकर सीधा करने के लिए। तो अखबारों को क्या करते हैं, रख लेते हैं, मैं फोटो डाल दूंगा वीडियो में कैसा होता है प्लांट प्रेस। दबा के ऊपर से स्क्रू टाइट कर देंगे, धीरे धीरे वो सीधा हो जाएगा। 5-6 दिन लगेंगे, वो सीधा हो जाएगा। अब लेबोरेटरी लेकर के आएंगे, अपने टीचर को दिखाएंगे, टैक्सोनॉमिस्ट हैं उनको दिखाएंगे। जब चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि उसका ये नाम है। अब नाम पता चल गया, प्लांट आपके पास अखबार में मौजूद है। फिर क्या करेंगे बेटा, तुम तो जंगल गए थे, तुम्हें पता चल गया कि ये कौन सा प्लांट है, लेकिन जो बाकी साथी जो जंगल नहीं गए थे उनको कैसे पता चलेगा? उनके लिए क्या करते हैं, इस पौधे को निकालते हैं, जो टहनी लाए थे। अगर यह टहनी सीधी है, मैं छोटी सी है, तो इस पे लगा दें, चिपका देते हैं, इस पे चिपका। ये हर्बेरियम सीट कही जाती है, हर्बेरियम सीट। ये क्या चीज है, हर्बेरियम शीट, ठीक है, हर्बेरियम सीट कही जाती है बच्चों। साढ़े 16 इंच लंबा और 11.5 इंच चौड़ा। 16.5 बाई 11.5, 16.5 बाई 11.5 इंच लंबाई चौड़ाई। मतलब अक्सर कंपटीशन में यही पूछता है बेटा, 16.5 इंच होगा या 41 सेंटीमीटर बोल दीजिए, ठीक है। 16.5 इंच होगा या 41 सेंटीमीटर, और ये 29 सेंटीमीटर या 11.5 इंच। याद कर लेना, ये साइज पूछेगा 16.5, 11.5 या 41, 29। 16.5, 11.5 इंच या 41 सेंटीमीटर गुणे 29 सेंटीमीटर, लंबाई 41 सेंटीमीटर, चौड़ाई 29 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? अब इस पौधे को निकाला, ये अखबार में दबाया हुआ था, प्लांट प्रेस के अंदर खोला तो एकदम सीधा निकला। बेटा अगर ये छोटी साइज का है तो सीधे यहाँ पर चिपका देंगे, सीधे यहाँ पे चिपका देंगे टेप की सहायता से। अगर कोई फूल है तो फूल को चिपका देंगे, कोई वो है पंखुड़ी है या फिर बड है, कली है, तो वो भी चिपका देंगे। अच्छा, कोई कोई ना उससे कुछ झड़ता रहता है तो उसको छोटे से पॉलिथीन बैग में करके उसे भी चिपका देते हैं यहाँ पर। मान लो ये था तो कोई बात नहीं, ठीक है। कोई उसका फूल था, कोई झड़ने वाला छोटा छोटा पार्ट था, तो उसको एक छोटे से पॉलिथीन बैग में करके इसमें लगा दिए। और यहाँ पर बच्चों इसके दाहिने हाथ के कॉर्नर पे, दाहिने हाथ के कॉर्नर पर कुछ डेटा नोट करते हैं, कुछ डेटा नोट कर देते हैं। जैसे क्या क्या नोट करते हैं, पहले तो संग्रहण क्रमांक। जैसे 1 नंबर पे संग्रहण किया था तो संग्रहण कलेक्शन नंबर, संग्रहण क्रमांक। संग्रहण क्रमांक कहां से पता चलेगा भाई, जिस नंबर पे आपने कलेक्ट किया था आपकी डायरी में वही नंबर है, ठीक है। संग्रहण क्रमांक लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे स्थानीय नाम। अब आप लेबोरेटरी में पहचान चुके हैं कि उसका क्या नाम है, तो स्थानीय नाम नोट कर लेंगे।
स्थानीय नाम, फिर उसका वानस्पतिक नाम, ठीक है, स्थानीय नाम फिर वानस्पतिक नाम, कुल का नाम, संग्रहण स्थल, संग्रहण तिथि, किस फैमिली का है कुल का नाम, संग्रहण स्थल, संग्रहण तिथि, संग्रहण तिथि, संग्रहणकर्ता का नाम, पहचानकर्ता का नाम, संग्रहणकर्ता का नाम, आप गए थे संग्रहण करने तो आपका नाम, संग्रहणकर्ता का नाम, और जिस टीचर ने उसको पहचानने में, जिस वैज्ञानिक ने उसे पहचानने में आपकी मदद की उसका नाम, तो संग्रहणकर्ता का नाम, फिर पहचानकर्ता का नाम। इतनी चीजें होनी चाहिए। ये 8 चीजें जो हैं पेज के दाहिने भाग में कॉर्नर पे नोट होंगी, नीचे कॉर्नर पर, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात? चिपका देंगे इसको। ये बन गया आपकी हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, हर्बेरियम सीट किसे कहते हैं? तो हर्बेरियम सीट किसे कहते हैं बच्चों? पौधे के पहचानने के लिए, पौधों को पहचानने के लिए उनको सुखा करके कागज के एक शीट पे 16.5 बाई 11.5 की एक शीट पे चिपका करके उनके दाहिने हाथ कॉर्नर पर संग्रहणकर्ता क्रमांक, स्थानीय नाम क्रमांक, वानस्पतिक नाम, कुल, संग्रहणकर्ता, संग्रहण तिथि, संग्रहणकर्ता का नाम तथा पहचानकर्ता का नाम लिख दिया जाता है, और इस प्रकार तैयार एक शीट को ही हम हर्बेरियम शीट कहते हैं। नोट करा दे रहा हूं, सुन लो। अभी ये लिख लिया। अब मान लो बेटा कभी तुम गए और थोड़ी बड़ी टहनी तोड़ लाए, थोड़ी बड़ी टहनी तोड़ लाए। छोटा कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटा तोड़े, लेकिन कभी कभी जरूरत यह पड़ती है कि पहचानने के लिए पूरी बड़ी टहनी चाहिए। तब इसको कैसे लगाएंगे? इसको लगाने के लिए बेटा डब्लू शेप में मोड़ देंगे। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे? पौधे को ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। पौधे को कैसे मोड़ देंगे? डब्लू शेप में मोड़ देंगे। तो एक बड़ी टहनी होगी, डब्लू शेप में मोड़ देंगे तो एक कागज पर आ जाएगी, कागज पर आसानी से चिपक जाएगी। समझ में आ रही बात? बेटा समझ में आ रही है? Yes. इसके बारे में लिखवा दूं, लिख लो। हर्बेरियम सीट, हर्बेरियम सीट पौधों को अध्ययनकर्ताओं को दिखाने तथा पहचानने के लिए बनाए जाते हैं। अध्ययनकर्ताओं के लिए बनाए जाते हैं। हर्बेरियम सीट पौधों को अध्ययनकर्ताओं को पहचानने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें एक 16.5 बाई 11.5 इंच की शीट लेते हैं। इसमें एक 16.5 इंच गुणे 11.5 इंच, ब्रैकेट में 41 गुणे 29 सेंटीमीटर की कागज की, मोटे कागज की शीट, मोटे कागज की शीट लेते हैं। तथा उस पर अच्छी तरह से सूखे हुए पौधे के भाग को चिपका देते हैं। तथा उस पर अच्छी तरह से
सूखे हुए पौधे के भाग को चिपका देते हैं। को चिपका देते हैं। तथा तथा अब देख रहे हैं, ऐसे शीट देख रहे हैं तो दाहिने हाथ को नीचे कॉर्नर पे, तथा दाहिने हाथ के कोने पर निम्नांकित, ये 8 चीजें निम्नांकित, दाहिने हाथ के कोने पर निम्नांकित जानकारियों को भर देते हैं। दाहिने हाथ के कोने पर निम्नांकित जानकारियों को भर देते हैं। लिखित जानकारियों को भर देते हैं। जानकारियों को लिख देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित जानकारियों को लिख देते हैं। कौन कौन सी जानकारी है, ये पूरा यहाँ लिख देना है बेटा, फिर से लिखिएगा यहाँ पे। संग्रहण क्रमांक, स्थानीय नाम, वनस्पति नाम, कुल, संग्रहण स्थल, संग्रहण तिथि, संग्रहणकर्ता का नाम और पहचानकर्ता का नाम। संग्रहण क्रमांक कैसे पता चलेगा? जिस क्रमांक पे आपने डायरी में नोट किया था, पॉलिथीन पे नोट किया था, अखबार में लिखा था, वही क्रमांक यहाँ पर आ जाएगा। फिर स्थानीय नाम क्या था, वहां के लोगों से आप पूछ सकते हैं, या घर अपने लेबोरेटरी में आकर अपने टीचर से पूछ सकते हैं। वनस्पतिक नाम, बोटेनिकल गार्डन में उसका क्या नाम है, बोटेनिकल वैज्ञानिक नाम, उसकी कौन सी फैमिली है। संग्रहण स्थल कहाँ, किस जंगल से कलेक्ट किया था। संग्रहण तिथि, संग्रहणकर्ता का नाम और पहचानकर्ता का नाम। नोट कर लीजिए इसको। आगे चलें। समझ में आ गई बात बेटा? लिख रहे हैं अभी। पे क्या है? संग्रहण तिथि, फिर संग्रहणकर्ता का नाम, फिर पहचानकर्ता का नाम। इसमें जो मुख्यतः कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 16.5 बाई 11.5 इंच का होना चाहिए, 41 गुणे 29 सेंटीमीटर का, 41 गुणे 29 सेंटीमीटर का। अब बेटा जैसे बोटेनिकल गार्डन होते हैं वैसे जूलॉजिकल गार्डन, जिसे हम लोग जू बोलते हैं। जू दिखे हैं कभी, अजायब घर या जू? जहां पे 4 छोटे बच्चे रख दिए जाएं, उस घर को भी जूलॉजिकल गार्डन ही बोल देना चाहिए। जहां पे आप लोग रहते हैं, शोर मचा के तुम लोग नरक मचा देते हो, तो वो भी जूलॉजिकल गार्डन है। चलो आगे बढ़े। आपके माता पिता से पूछा जाए कि जू कहाँ पे है, जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, तो बता देंगे कि आप तो हमारे घर ही आके देख लो, कुछ जानवर वहां भी रहते हैं।
ठीक है, चलो आगे चलें। अरे भाई बोलो, इतना लिखने लगते भूल जाते हो, मैं मिटा देता हूँ। हेडिंग डालो जूलॉजिकल पार्क या जूलॉजिकल, हाँ जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क। ऐसे स्थल लिख लो, ऐसे स्थल जहां पर जंतुओं को संरक्षित तथा सुरक्षित रखा जाता है उसे जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। जंतु या अजायब घर, जहां ऐसे स्थल जहां पे जंतुओं को सुरक्षित तथा संरक्षित रखा जाता है उसे अजायब घर या जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। तो आप लोग का घर क्या हुआ? आप लोग जैसे जंतुओं को सुरक्षित तथा संरक्षित रखा जाता है तो वो भी क्या हो गया? नहीं जी, वैसे बंदरों को रखा जाता है, फिर आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे स्थल जहां पर जंतुओं को सुरक्षित तथा संरक्षित रखा जाता है उसे जूलॉजिकल पार्क या जू या अजायब घर कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, अजायब घर कहते हैं, हो गया। फायदा क्या है? फायदा क्या है भाई? देखिए, अजायब घर में एक और सुविधा होती है कि जो साधारण सामान्य आदमी है वो जाकर के जंतुओं को देख सकता है। सामान्य आदमी भी जाकर के जंतुओं को देख सकता है कि ऐसे जंतु होते कैसे हैं वास्तव में। अब गोरिल्ला हर जगह तो मिलेगा नहीं, तो गोरिल्ला जू में रख दिया जाएगा, तो वहां वो सुरक्षित भी रहेगा, उसको भोजन दिया जाएगा, सारी सुविधाएं दी जाएंगी और हम लोग जाकर उसे देख सकते हैं कि गोरिल्ला कैसे होते हैं। ठीक है, हमारा मनोरंजन भी होगा। तो कुछ फायदे लिख लीजिए। क्या महत्व है? महत्व क्या है? पहला, जीवों को जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। महत्व में आ जाएगा, जंतुओं को सुरक्षित तथा संरक्षित रखा जाएगा, सुरक्षित तथा संरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, जंतुओं को सुरक्षित तथा संरक्षित रखा जाता है। दूसरा, सामान्य लोगों को देखने में, सामान्य लोग जीवों को देख सकते हैं। सामान्य लोग जीवों को देख सकते हैं। ठीक है, इस फिर लोगों के मनोरंजन भी होता है इससे। लोगों का मनोरंजन भी होता है। जूलॉजिकल पार्क को जू भी बोलते हैं बेटा, अजायब घर भी बोलते हैं। और जब आप जीवों को देखेंगे बेटा तो आपको उनसे स्नेह होगा, वो आप उनके बारे में समझ सकेंगे, जानकारी इकट्ठी कर सकेंगे। जब आप जीवों को जानेंगे नहीं तो सिर्फ डरते रहेंगे। जीवों को नहीं जानेंगे क्या करेंगे? सिर्फ डरेंगे। अगर आप जीवों को करीब से जान सकते हैं तो उनके प्रति आपको जागरूकता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। ठीक है, तो जंतुओं के विषय में जानने से, जंतुओं के विषय में जानने से लोगों की जंतुओं के प्रति प्रेम तथा जागरूकता बढ़ती है। प्रेम तथा जागरूकता बढ़ती है। ये ऐसे ही होता है बेटा, जैसे कि अगर हमारे घर में कुत्ता पाला गया है तो हम आम तौर पे बाकी जगह पे कुत्तों से हम लोग कम डरते हैं। कुत्तों से हम लोग का डरना कम हो जाता है क्योंकि हमने एक कुत्ता पाल रखा है, तो हम समझ जाते हैं कि कब वो गुस्साते हैं, कब वो खुश रहते हैं, उनके पूंछ हिलाने का क्या मतलब होता है, तमाम चीजें हम लोग उनके बारे में समझ सकते हैं। ऐसा होता है।
जिनके घर में कुत्ता नहीं है वो कुत्तों से ज्यादा डरते हैं, जिनके घर में कुत्ते वगैरह पाले गए हैं वो कुत्तों से कम डरते हैं। ऐसा है ना? Yes, sir. नोट कर लिया, आगे चलें। हाँ, एक नाम नोट कर लो कि भारत के कुछ प्रमुख प्राणी उद्यान, तो जूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली, अलीपुर प्राणी उद्यान कोलकाता। कुछ नोट कर लो भारत के प्रमुख प्राणी उद्यान। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली या नई दिल्ली, पहला है। दूसरा है अलीपुर, अलीपुर बंगाल में है, अलीपुर जूलॉजिकल पार्क। और कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता बहुत जगह पे है बेटा, बहुत जगह पे है। लखनऊ अजायब घर, लखनऊ में भी जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क लखनऊ अजायब घर के नाम से, लखनऊ अजायब घर। उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। यहां तक हो गया बेटा, ठीक है। अब अगला चैप्टर, हेडिंग डालिए अगले चैप्टर का, पेज पलट लीजिएगा, अब अगला चैप्टर शुरू करना। अगला चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है, और अगर आप इस चैप्टर को समझ लेते हैं बच्चों, तो आप लोगों का तिमाही परीक्षा और छमाही परीक्षा के लगभग 50% प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लगभग 50% प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने सिर्फ सेकंड चैप्टर पढ़ लिया। एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आसानी से कर सकते हैं हम लोग, लेकिन पढ़ लिए तो सब सॉल्व हो जाएगा। 50% पास तो हो ही जाओगे इसी से, ठीक है। तो हेडिंग डालिए बायोलॉजिकल वर्गीकरण, जैविक वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 मिटा देना है, पेज बदल करके हेडिंग डाल दीजिए, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हिंदी में कहेंगे जैविक वर्गीकरण। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग मोनेरा जगत को भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं हिंदी ही इतनी डलवाया हूं ताकि हम आगे की बात कर सकें, ठीक है। तो जैविक वर्गीकरण, जैविक वर्गीकरण, इसमें लिखिए जैविक वर्गीकरण का कुछ इतिहास बता दें आप सबको, जैविक वर्गीकरण का कुछ इतिहास जान लीजिए। जो सबसे पहले वर्गीकरण मिलता है बच्चों, सबसे पहले जो वर्गीकरण का मिलता है वो चंद्रयोग्य उपनिषद में मिलता है। जीवधारियों का वर्गीकरण उन्होंने किया गया था। जो जीवधारियों के वर्गीकरण का सबसे पहला उदाहरण मिलता है वो चंद्रयोग्य उपनिषद में मिलता है। क्या मतलब है वर्गीकरण से, क्या समझते हैं? हमने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी 3 चीज से मिलकर बनती है, वर्गीकी 3 चीज से मिलकर बनती है। कौन कौन बता लेगा, बताओ। वर्गीकी 3 चीज से मिलकर बनती है ना, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और वेरी गुड, नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफाई हो गया, तो अब क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, उसमें पाए जाने वाले गुणों के आधार पर, उनमें कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या समानता है, उसके आधार पर, इन चीजों के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है जीवधारियों को। तो जो सबसे पहले विश्व में हुआ था वो अपने भारत में हुआ था, चंद्रयोग्य उपनिषद में माना गया है कि जीवधारियों को 3 भागों में बांट दिया गया। चंद्रयोग्य उपनिषद में जीवधारियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है, नोट कर लो। जीवधारियों के वर्गीकरण का मैं बोल रहा हूं, जीवधारियों के वर्गीकरण का सबसे पुराना उदाहरण चंद्रयोग्य उपनिषद में मिलता है।
चंद्रयोग उपनिषद में मिलता है। ठीक है, चंद्रयोग में भारत से ही मिला है बेटा, चंद्रयोग उपनिषद में मिलता है। इसके अनुसार जीवधारी को या जीवधारियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तीन वर्ग कौन कौन से हैं बेटा? देखो, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जीवज, अंडज और उद्भिज। जीवज, अंडज और उद्भिज में 3 वर्गों में एक पहला है जीवज, फिर जो अंडे, जो जीव को पैदा करें जीवज, जो अंडे से उत्पन्न हो अंडज। ठीक है, जो अंडे से भी हो सके और जीवों से भी पैदा हो सके उसे उद्भिज। ठीक है, लिख लो इसे। जीवधारियों को जो सबसे पहला वर्गीकरण मिलता है वह मिलता है चंद्रयोग उपनिषद में, और उसमें जीवधारियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जीवज, अंडज और उद्भिज। जीवज, अंडज और उद्भिज में किया गया है। ठीक है, नोट करो। यहां तक नोट कर लिया, ऊपर वाला अभी मत इसे नोट करना। ठीक है, यहां तक नोट हो गया सबका?